बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मगर यह कड़वा सच है कि सन 1947 से 1990 तक भारत में 72,000 औरतों को जिंदा जला दिया गया। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, अकेले सन 1997 में 6,500 औरतों की दहेज जैसी कुप्रथा के लिए हत्या कर दी गई। सन 2008 में 8,172 दहेज हत्या के मामले भारतीय पुलिस ने दर्ज किए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थमती। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सन 2012 में 25,000 पुलिस प्रकरण सिर्फ बलात्कार यानी रेप केस के दर्ज हुए हैं। और देश की राजधानी दिल्ली में हुए दामिनी बलात्कार कांड ने समस्त मानवता को झकझोर कर रख दिया। यूं तो करोड़ों लोग इन खबरों को पढ़ते सुनते हैं, पर एक शख्स बाबा हरनारायण यादव ऐसे भी हैं जिन्होंने आज से लगभग 30 साल पहले दहेज के लालची लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। जुल्म और अत्याचार करने वाला जुल्मी और अत्याचारी इजाजत नहीं रह सकता। और अपनी जान की परवाह किए बिना उन सब लोगों पर मुकदमे कायम किए, उन्हें जेल पहुंचाया और कई लोगों को तो फांसी की सजा तक हो गई, जिन्होंने दहेज के लालच के चलते अपनी बहुओं को जान से मार दिया था। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से बाबा हरनारायण यादव अपना एनजीओ दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद चला रहे हैं। दहेज एक ऐसा नासूर सामाजिक कोड है जिसमें विवाह बंधन में बनने से पहले या बाद में लड़के वाले लड़की के परिवार वालों से रिवाजों मान्यताओं का हवाला देकर पैसे, जेवरों या जमीन जायदाद के रूप में मांग करते हैं, या कहें कि जबरदस्ती मांगते हैं। और अपनी बेटी की खुशहाली और सुरक्षा के मद्देनजर लड़की का परिवार हर संभव कोशिश करता है और कई बार ज्यादा लालच के चलते लड़का या उसके परिवार वाले लड़की को यातनाएं देते हैं, तिरस्कार करते हैं, उस लड़की की हत्या तक कर देते हैं। ये सब कुछ बहुत शर्मनाक है। जैसे एक हमारे समाज की बहुत भीषण समस्या रही है दहेज प्रथा, तो उसमें दहेज उन्मूलन के लिए आप विशेष रूप से सक्रिय रहे और इसमें आपने काफी कार्य किया। बाबा हरनारायण इस मिशन को लेकर जो काम कर रहे हैं, इससे वास्तव में अगर इस तरह की संस्थाएं काम करें तो निश्चित ही इस देश में महिलाओं को उनका हक, समाज में बराबरी का दर्जा, ये सब मिल सकता है। आज कितनी लड़कियां जो हैं वो जलाई जा रही हैं दहेज के कारण। बाबा हरनारायण जी दहेज उत्पीड़न संस्था इनकी जो है उसके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की समाज को आवश्यकता है। बाबा हरनारायण जो एनजीओ चला है दहेज निवारण एवं समाज कल्याण समिति, मैं सोचती हूँ कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। समय समय पर जो ये एक जो दहेज विरोधी अभियान चलाकर कन्याओं के विवाह करवाया करते हैं, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है, एक बहुत अच्छा सफल प्रयास है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। मुझे कई इनके आंदोलन याद हैं। इटावा कचहरी पर, कलेक्टर के कार्यालय के सामने कई महीने तक, इटावा रेलवे स्टेशन पर कई महीने तक कैंप लगाकर बहुत जीवट से काम करके और महिला उत्पीड़न के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, दहेज हत्या के खिलाफ काम किया है। हम इनके कामों की बहुत प्रशंसा करते हैं और ऐसे लोगों को हम साधुवाद देते हैं, ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। बाबा हरनारायण और उनकी दहेज निवारण एवं समाज कल्याण परिषद अब तक दहेज के 7,350 से ज्यादा मामलों में कार्यवाही कर चुके हैं, लेकिन ये सब करना इतना आसान भी नहीं रहा। एक सुबीर हत्याकांड हुआ था, उसमें इन्होंने धरने प्रदर्शन दिए, उस कारण काफी गुंडे भी घर पे आते थे। शुरू में हमारी धर्मपत्नी ने भी इसका विरोध किया, बोले इसमें बहुत दुश्मनी है। तमाम लोग आए, गाली दे गए घर पे या कहा कि हत्या कर देंगे। 10 सारे लोग हथियारों से लैस होकर मेरे दरवाजे पर आए और दरवाजा खटखटाया
मैंने झांक के देखा तो उन्हें लगा मुझे ये हथियार लिए हुए हैं। बोले वो बाबा जी कहाँ पर है? मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कि बहुत वो नेतानगी करता है और उसको समझा देना, नहीं तो तुमको, तुम्हारे बच्चों को, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सुबीरा दहेज हत्याकांड के शासकीय अधिवक्ता ने जब इस कांड के बारे में बताया तो हम आश्चर्यचकित रह गए। इसको वैसे तो ब्रीफ ये था कि वो लड़का जो जिसने अपनी बीवी को मारा, सुबीरा को, वो कहीं प्रोफेसर था और केमिस्ट्री में उसने पीएचडी किया था और उसे केमिकल्स के रिएक्शन से पता था। किसी लड़की से अफेयर करता था, वो लड़की गरीब थी, उस लड़की की शादी करने के लिए टाल दिया और इसने इटावा से अरेंज मैरिज की सुबीरा से। सुबीरा के माँ बाप ने बहुत दहेज दिया। वो जब सुबीरा वहां गई तो दहेज उसने सब पूरा ले लिया और उसे वापस कर दिया। मैंने सब स्त्री धन सब पूरा वापस ले लिया, जेवर इत्यादि वापस इटावा भेज दिया। तो और चौथे पांचवें दिन खुद वापस आ गया इटावा। अब क्या करने आए हो यहाँ पर? तुम्हें मेरी बहन को दुखी और परेशान करके चैन नहीं मिला जो अब यहाँ चले आए हो? आपकी नाराजगी जायज है, अगर मेरी बहन या बेटी होती तो मैं भी ऐसा ही करता। मैं अपना पश्चाताप करना है, प्लीज। देखो मैं कहता हूँ तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी खैरियत इसी में है। आइए दामाद जी। और कहा कि मेरे बाप को तो छोड़ दिया है, मेरे माँ बाप बेईमान हैं और अब सुबीरा मैं बहुत प्यार करता हूँ। लो बेटा। लेकिन माँ, मुझे नहीं जाना उनके साथ अभी। लेकिन बेटा, शादीशुदा बेटी जब घर लौट आती है ना तो घर वाले जीते जी मर जाते हैं। और सुबीरा को लेके मैं तो हनीमून मनाने जाऊंगा। सुनो, कुछ दवाइयां हमको लेनी पड़ेंगी जिससे कुछ वहाँ बीमार न हो जाए। सुनो, ये कैप्सूल खा लो। लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक है। मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक है, बट हमें सफर में जाना है। मैंने भी खाया कैप्सूल। उसके बाद बस की तबीयत बिगड़ने लगी। सुबीरा क्या हो गया बेटे? अरे चक्कर, अरे और बेहोश सी हुई, फिर उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और अल्टीमेटली वो लड़की मर गई। सुबीरा उठना, सुबीरा उठना। सुबीरा। ये लड़की का एक भाई जो था, उसको उसने ग्वालियर दहेज का जो सामान शादी में रह गया था, 17वां दिन था शादी का। लड़की आई थी दोबारा, तो वो ससुराल में आया था। जो सामान रह गया था उसको उसने वहां ग्वालियर भिजवा दिया। लड़का ग्वालियर लेके गया, यहाँ उसने लड़की की हत्या कर दी। उसका अंतिम संस्कार उस लड़के ने किया, सर मुड़वाया, बहुत रोया, सर पटक के रोया। तो लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, इसने नहीं मारा, अपने आप मर गई, तो बीमार हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गया, जो हो गया वो हो गया। लेकिन बाबा हरनारायण साहब जो हमारे समाज सेवी हैं, उनको पता नहीं कहां से स्मेल था, उनकी अंतरात्मा कुछ बोल रही थी। उन्होंने कहा नहीं, इसका मुकदमा कायम कराएंगे और उसका बिस्रा प्रिजर्व हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। बिस्रा जब रिपोर्ट आई तो उसमें जहर निकला 2 तरह का। वो जहर क्लोरोक्वीन और कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट तूतिया को कहते हैं और क्लोरोक्वीन रिसोचेन को कहते हैं। तो रिसोचेन मलेरिया में गोली खाई जाती है, इसको कई गोलियां खा ले तो भी आदमी नहीं मर सकता है और कॉपर सल्फेट से भी नहीं मर सकता है। लेकिन जो बिसरा का एक्सपर्ट आगरा से आया था, जिसने जांच की थी, उसने ये बताया कि अगर ये दोनों चीजें बराबर मात्रा में मिला दिए जाएं, रिसोचेन और कॉपर सल्फेट, तो जस्ट लाइक पोटेशियम साइनाइड, आधा घंटे के अंदर जो है आदमी की मृत्यु हो जाएगी अगर ये दोनों चीजें बराबर मात्रा में खिला दी। क्योंकि लड़का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिसर्च स्कॉलर था, उसके अलावा कोई ये जानता नहीं था और लड़की की 8 घंटे के अंदर डेथ भी हो गई थी। तमाम मुसीबतों और धमकियों के बावजूद बाबा अपने कर्तव्य पथ से जरा भी विचलित नहीं हुए। हम लोगों ने के आंदोलन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। उस कैप्सूल में उतनी मात्रा में दोनों जहर आ सकते हैं जितने के लिए उसकी मौत हो सकती थी। यही सजा का बहुत बड़ा बेस था
और इसी पर उसको फांसी की सजा हुई। जिसकी बेटी के साथ अन्याय होता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, हम समझते हैं कि ऐसे मसलों में हर कोई हाथ नहीं डालता। ये बाबा हरनारायण की खूबी है कि ऐसे मसलों को उन्होंने उठाया, और उठाया ही नहीं बल्कि जितनी भी उत्पीड़ित महिलाएं थीं उनको एकत्रित किया और उन्हें एक मंच दिया अपने दहेज निवारण का, जो उनकी सामाजिक संस्था है, उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ के प्रशासन को हिला कर रख दिया। रोते हुई आंखों से आंसू पोंछना, उसकी समस्या का समाधान करना, ये एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता है, जिसको बाबा हरनारायण यादव ने किया। बहुत बुरा किया उन लोगों ने, अपनी हैसियत से ज्यादा किया शादी में। ऐसा नहीं है कि हमेशा गरीब परिवार की बच्चियां और महिलाएं अत्याचारों का शिकार होती हैं। हमें एक ऐसे केस के बारे में पता चला जो बहुत संपन्न व्यवसायी हैं, लेकिन उनकी बच्ची के साथ भी दहेज को लेकर कुछ यूं ही हुआ। बोला अगर या तो ये लड़की यहीं रहे, अगर नोएडा में रहना है तो अपने बाप से पैसे ले आओ, पहले 5-7 लाख रुपए फ्लैट खरीदने के लिए। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अगर हमें पता होता ये लोग शादी में इतना कम दहेज देंगे तो हम शादी ही नहीं होने देते। जी मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। सुनो, जरा बैठना। हमें नोएडा में अपना एक घर लेना है। जी। अपने घर वालों से कहो कि तुरंत 5 लाख का इंतजाम करें। लेकिन मेरे घर वालों ने तो बहुत कुछ दिया है। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो कह दिया सो कह दिया। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। तब 2002 में वैल्यू जो आज 10 लाख है, वो कम से कम आज भी 50 लाख हो गए। जितनी अच्छी तरीके से शादी कर सकते थे, ऐसा बताया था, उसी तरीके से सब किया। बेटा तू रो क्यों रही है? लोग कहते हैं कि अपने घर वालों से 5 लाख रुपए लेके आओ। माँ, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। लेकिन उन्होंने जब ये सूचना दी कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है, जस्ट सुबह ही फोन आ गया कि उसकी तबीयत खराब है, आगरा हॉस्पिटल पहले वहीं हाथरस में दिखाया है, और उसे आगरा बोला जीजी नर्सिंग होम में लेके गए। जब तक हम लोग यहाँ से पहुंचे तब तक फिर बेटी एक्सपायर हो चुकी थी। तो राजनीतिक दबाव था, तो इसलिए कोई पुलिस वाला कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। उसके बाद जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो बाबा जी की जो बाबा हरनारायण जी की जो संस्था है उसका सहयोग लिया। यहां पर भी राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा था चौबे परिवार का, और तब चौबे परिवार ने बाबा की मदद ली। बाबा ने वहां पर धरने दिए, प्रदर्शन किए, और बाबा जिद पर अड़े रहे, और उसका परिणाम आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्यवाही पूरी की। फिर उसके बाद फिर बाबा जी का पूरा सहयोग रहा। फिर वहां धरना वगैरह दिया, करीब 1-1.5 महीने पूरा उधम मचा, तब एक एक करके सब अरेस्ट हुए। ये जो दहेज प्रथा है ये हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। जितना सहयोग बाबा हरनारायण की संस्था ने दिया है, अगर ऐसे जितने भी केस हैं, अगर ऐसी ही संस्थाएं हर जिले में हो तो मेरा ख्याल है शायद ये जो राजनीतिक प्रभाव की वजह से ये जो केस सामने नहीं आ पाते, या जो पीड़ित पक्ष हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, ऐसी संस्थाएं होने से शायद कुछ उम्मीद की जा सकती है। आज जो नारी की स्थिति है समाज में और देश में, उसको देख करके कभी कभी मन के अंदर बहुत ही निराशा और हताशा होती है कि आखिर क्या हो गया है समाज को, क्या हो गया है हमारे कानून की रक्षा करने वाले जाबाजों को। मुझे यकीन है एसपी साहब, इसने
इसके भाई, उसके परिवार ने मेरी बच्ची को मार डाला है। हत्यारा ये कातिल है, इसका परिवार, इसे गिरफ्तार कर लीजिए एसपी साहब। कुशवाहा जी, जवान संभाल कर बात करिए, वरना हम भी अपनी मर्यादा खो देंगे। सौभाग्य कहूंगा, हत्यारा है तू, कातिल है तेरा परिवार। हट में रहिए। कुशवाहा जी, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। और एक बात बताए, पुलिस तहकीकात में आपकी बेटी की हत्या का कारण एक हादसा माना है, जो कि केरोसिन डालते वक्त हो गया, और पुलिस ने इसे हादसा समझकर फाइल बंद कर दी है। ये बात आपको समझ में नहीं आती? आप समझे एसपी साहब, आप भी बिक गए हैं। क्या बोला? क्या बोला? आओ, बदतमीजी कर। खड़े भी आप, खड़े भी यहाँ से, आओ। मैं जिक्र करना चाहता हूँ आपके सामने जी, जिसका मुझे अपने आप पे ये विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर उसमें मुझे कैसी कामयाबी मिल रही। एक ग्वालियर का केस था जिसमें शादी के बाद लड़की जब दोबारा घर पे गई, चौथी चल के, उसके बाद जब दोबारा आती है तो उसकी तीसरे दिन ससुराल में हत्या कर दी गई। ग्वालियर में लड़की भिंड की थी, हत्या कर दी गई 17 नवंबर। एक लड़की को दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। जब उसके माता पिता को पता लगा तो उनका पूरा परिवार हतप्रभ रह गया। लेकिन तब तक लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाबुल तेरा राहें तके, नैना थके, घर को लौट आ। छूटी कहाँ राहें तेरी, टूटा कहाँ तेरा हौसला। आजा आजा बिटिया मेरी, आजा आजा सोन परी, आजा आजा लाड़ो मेरी, आजा आजा ओ लाडली। सरिता नामक युवती को उसके ससुराल वालों ने ज्वलनशील केरोसिन का तेल डालकर जिंदा जला दिया और पुलिस प्रशासन, सरकार इसमें चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। लड़की के माता पिता हर संभव कोशिश करने के बाद भी लड़की को न्याय नहीं दिला पा रहे थे, लेकिन वो रोज पुलिस स्टेशन में जाकर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे। सरिता के पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएं। उनकी हंसती खेलती बेटी अभी कुछ महीने पहले ही तो विवाह के बंधन में बंधी थी। हिंदुस्तान के कुछ प्रांतों में अभी भी गौना नाम की यह परंपरा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत विवाह होने के कुछ महीनों के बाद लड़की को विदा कराकर अपने घर ले जाया जाता है।
कुशवाहा जी, आपने मोटरसाइकिल देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आपने पूरा नहीं किया। अभी व्यवस्था नहीं हो पाई। जैसे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तो मैं साहब आपकी सारी मांगें पूरी कर दूंगा, थोड़ी मोहलत दीजिए। कुशवाहा जी, जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो देश भी डगमगा जाता है। दहेज की रकम और मोटरसाइकिल न मिलने के कारण रविंद्र और उसका बड़ा भाई बहुत नाराज थे। रविंद्र के बड़े भाई को यह बात मंजूर नहीं थी। वो लड़की को विदा कराकर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन समाज के दबाव के चलते उसे लड़की का गौना कराना पड़ा। हमारा नाम सरोज कुमारी है। पिंड में हम रहते हैं और ग्वालियर में हमने 19 से 94 में अपनी लड़की की शादी की थी रविंद्र। तो शादी के चौथे महीना 17 नवंबर को हमारी लड़की मतलब यहाँ से 11 को विदा करा के बहुत जल्दी शादी की पड़ी। मुझे क्या मालूम था सारे भिखारी निकलेंगे। पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। 3 दिन हो गए, 3 दिन अभी दहेज की पूरी रकम नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं आई। बैठा बैठा मुंह देख रहा है। अब जो करना है वो मैं करूंगा। रविंद्र गुस्से में वहां से उठ गया। सरिता ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अगले कुछ पल उसके लिए कितने खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो 17 को खत्म कर दिया वहाँ जला के। और पता भी नहीं दिया। जब हम एक जेठ का लड़का रहता था, उनने हमें फोन करो, जब हम पहुंचे तब तक लड़की हमारी खत्म हो चुकी। मेरे बड़े भाई रहते हैं वहाँ ग्वालियर में, उनके द्वारा हमें सूचना मिली मेरे पिताजी को, माताजी को। तो ये लोग गए वहाँ पे, देखा जाके तो मेरी बहन खत्म हो चुकी थी। उसके बाद संबंधित माधोगंज थाने में जाके जब थाने में हम लोगों ने कंप्लेंट करने की सोची तो वहाँ पर हमारे न माता पिता की किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में काफ़ी परेशान हुए, एसपी साहब से मिले और भी ऊपर सभी लोगों से मिलते मिलते किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद भोपाल गए, भोपाल में जाके विधानसभा में 3 दफे क्वेश्चन उठवाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब किसी भी तरह से कहीं कोई न्याय नहीं मिला तो हमारे एक रिश्तेदार इटावा में रहते थे, मेरे मामा जी, तो उन्होंने बताया दहेज निवारण समाज कल्याण केंद्र के नाम से कि यहाँ संस्था चलती है जिसको हरनारायण बाबा जी जो चलाते हैं। उनके बारे में जब हमें जानकारी लगी तो हम बाबा जी के पास आए। भारत में जनसंख्या विस्फोट के चलते प्रशासनिक प्रणालियों पर काम का अत्यधिक बोझ बना रहता है। ऐसे में कानून प्रक्रिया अक्सर धीमी गति से कार्य करने लगती है और कई बार भ्रष्ट अधिकारी इसे लगभग आम आदमी के लिए असंभव सा बना देते हैं। सरिता के पिता अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते थे और हर संभव कोशिश करने के बाद भी कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। तभी उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बाबा हर नारायण एक एनजीओ चला रहे हैं। ये उनके लिए बहुत गहरे अंधेरे में एक रोशनी की किरण थी। बाबा हरनारायण उन दिनों महिला सुरक्षा और शिक्षा के अभियान के तहत देशव्यापी साइकिल भ्रमण पर निकले हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और वो तुरंत लौट आए। आसाम में था। मुझे जब सूचना मिली मैं आया। मेरी बेटी की दहेज के कारण हत्या कर दी गई। पुलिस और प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पूरी मदद करेंगी और मेरी बेटी के हत्यारों को सजा अवश्य दिलाएं। मैं आया और मैंने एसपी ग्वालियर से मुलाकात की। साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि सरिता दहेज हत्याकांड में आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? सरिता हत्याकांड जी हाँ, उसकी रिपोर्ट तो मैंने खुद पढ़ी है। उसमें तो पुलिस ने पूरी तफ्तीश की थी। उस तफ्तीश में तो यही लिखा था कि वो खाना बनाते वक्त उसका कैरोसिन खत्म हो गया था स्टोव का, और वो जब दोबारा कैरोसिन डालने लगी स्टोव में तो बर्नर गर्म था, जिसपे कुछ छींटे पड़े और वो हादसे का शिकार हो गई। वो हमसे कहने लगे कि आप इनकी मदद कर रहे हैं, इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है और ये जो है
परेशान कर रहे हैं खाम में, और कहीं कोई इनकी लड़की की हत्या नहीं हुई है। ये एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। मैंने इसका प्रयोग किया, मिट्टी का तेल भरा, उसमें जलाया, बर्नल जब लाल हो गया उसके बाद उसको बंद कर दिया, फिर बर्नल लाल जो गर्म था उस पर मिट्टी का तेल डाला तो उसमें आग नहीं लगी, सिर्फ धुआं उठा। ऐसा मैंने कई बार किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वही स्टोव और माचिस मिट्टी का तेल ले जा करके मैं एसएसपी रामनिवास के ग्वालियर में उनके ऑफिस में गया। मैंने खबर भेजी कि मैं मिलना चाहता हूं, उन्होंने तत्काल मुझे बुलाया, मैं गया तो वो स्टोव देख के एकदम चौंक गए। अरे ये क्या साहब, ये स्टोव है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये स्टोव और ये जलाई मैंने तीली और ये लगाई मैंने स्टोव में आग। जिसको दुर्घटना दिखाया जा रहा वो दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। मैंने उनके सामने स्टोव जलाया उन्हीं की मेज पे, और ये बर्नर गर्म हो रहा है। अब मैं इस स्टोव को बुझा देता हूँ। जब तेल खत्म हो जाएगा तो स्टोव बुझ जाएगा। बुझे हुए स्टोव में आग लगने का कोई प्रश्न नहीं, अकेले बर्नल से लगने की उम्मीद थी। अब ये मिट्टी का तेल मैं इस गर्म बर्नर पे डालता हूँ, देखिए क्या हो। लगी आग साहब? तो बर्नल पे हमने कहा हम मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, ये देखिए धुआं उठा है, आग नहीं लगी। जो वहाँ सीएसपी था मंगल सिंह, वो उसमें पैसा खा चुका था, वो गिरफ्तारी नहीं कर रहा था, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस की खाकी वर्दी में खून की बदबू आती है। नारी पर अत्याचार, जी हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। धरना प्रदर्शन किया कलेक्टर साहब के सामने, एसपी साहब के सामने। 3 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे मेरे माता पिता, बाबा जी। कहीं 6 महीने के संघर्ष के बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आज ही इसकी जांच के आदेश देता हूं। और उन लोगों को जेल भेजा गया, तब जाके हम लोगों को न्याय मिला। बाबा जी, मैं और मेरा परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। आपकी वजह से ही मेरी बेटी के हत्यारों की एफआईआर दर्ज हो सकी है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं कुशवाहा साहब, ये तो हमारा फर्ज था। और वैसे भी आपको हमारा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस इतना करो कि समाज में ऐसी किसी भी कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठाओ, और लोगों को भी यही सलाह दो कि वो ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी में है। जब मैंने पास पड़ोस में जांच की तो पता लगा कि उसको वो स्टोव से जली नहीं थी, बल्कि उसके ससुराल वालों ने, सास, वो देवर, जेठ और जेठानी आदि ने उसे मिट्टी का तेल डाल करके जलाया था। जब हमारी हिंदू संस्कृति में कोई भी बहू जब ससुराल में जाती है तो तीसरे दिन जो है वो खाना न तो बनाती है और न ही परिवार में जाकर के वो अलग रहती है। तो तुझे कह रही थी बार बार आओगी तो मैं तुझे बंद कर दूंगा, तू बहुत बोलती है। बहुत परेशान किया साहब, वो तो खत्म ही नहीं है समझ पति हमारे। हम तो माता जी की भी आंखें रो रो के सब पूरा करीब परेशान रहा। हम लोग छोटे छोटे थे, सभी लोगों को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ा। माँ पिता ही दोनों लोग निकल जाते थे, अब भाई सब छोटे छोटे थे, मोहल्ले वालों के सहारे से रहे। चांद सितारों का टीका लगा के छूने चली आसमां, खुशियों के लेने पंख चली थी, खो गई जाने कहाँ है तू गुड़िया मेरी, आजा तू ओ लाडली। दर पे खड़ी माँ है तेरी, तेरे बिना पल ना ये कटे, नैना झरे आंचल भरे, अंधियारा क्यों ना ये छटे।
तू ओ लाडली, आजा आजा बिटिया मेरी, कहाँ है तू ओ लाडली, आजा आजा बिटिया मेरी। जिनकी बेटियां दहेज उत्पीड़न का शिकार होती हैं, उनके माँ बाप के दिल का हाल और परिवार का हाल बस वही लोग जानते हैं। पता नहीं लोग चंद रुपयों और जेवरों के लिए इतना सब कुछ क्यों कर बैठते हैं। बाबा हरनारायण दहेज उन्मूलन के साथ साथ समाज और देश के लिए जरूरी दूसरे पहलुओं पर भी कई कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। जैसे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदियां करवाना, बच्चों के लिए पल्स पोलियो का अभियान चलाना, बिना दहेज के शादियां करवाना, विधवा विवाह करवाना, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के मुफ्त ऑपरेशन करवाना, शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना, जन जागरण के लिए लगे रहना। बाबा कई सामाजिक पहलुओं पर सतत काम कर रहे हैं। बाबा हरनारायण का घर इटावा जिले के पुराने शहर में स्थित है। बाबा सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या पर निकल पड़ते हैं। डॉक्टर से मिलना, अस्पताल में मुआयना करना और यह देखना कि किस मरीज को सहूलियत नहीं मिल रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, फलों का वितरण करना। अब आराम है? आराम किया था, पूरी रात नींद नहीं आती है। डॉक्टर को नहीं दिखाया? कहाँ है डॉक्टर से? दवा भी देते, नींद नहीं आती। 4 दिन। वो ऐसे ग्रामीण इलाकों का दौरा करते हैं जहां अभी भी सरकारी सुविधाएं पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई हैं और लोगों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। बुजुर्ग आदमी, उन्हें टाइम से हर चीज का ध्यान रखो उनका, और उन लोगों का भी ख्याल रखते हैं जिनका कोई नहीं है। ये कंबल उड़ा दें, सर्दी नहीं लगेगी? उड़ाए दो, ठीक है, उड़ाए दो, रख दें। बाबा कहते हैं कि जल ही जीवन है, हमें अपने जल स्रोतों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। वो आजकल नदियों में फैले प्रदूषण और मौजूद गंदगी को हटाने के कामों में लगे हुए हैं और ये एक बहुत ही सफल प्रयास है। गर्मियों के दिनों में भारत के कई प्रदेशों का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में पानी की बड़ी कई बार कमी हो जाती है। ऐसे में बाबा लोगों को निःशुल्क स्वच्छ पेयजल वितरण करते हैं और ये सचमुच बहुत बड़ा काम है और ऐसा वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। पिछले दिनों देश में हुए बलात्कारों के क्रमबद्ध प्रकरणों के बाद बाबा ने बच्चियों और स्त्रियों की आत्म सुरक्षा के लिए जूडो कराटे केंद्र आयोजित किए हैं। उन्हें आत्म सुरक्षा के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है ताकि वो खतरों से बखूबी निपट सकें। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और जो अत्याचार करने वाले हैं उनको भी इससे सबक मिलेगा। इससे बच्चियां आत्मनिर्भर बनेगी। बाबा के साथ गुजरे ये पल अनुभव बड़े रोमांचित कर देने वाले थे। बाबा एक निडर साहसी व्यक्तित्व हैं। सामाजिक उत्थान कुरीतियों के लिए उनका संघर्ष सतत जारी है। जीना सचमुच इसी का नाम है। बाबा हरनारायण रोजाना की तरह अपने परहित कार्यों में लगे हैं और बाबा जैसी शख्सियत ही इतिहास बदल देती है। हम बाबा और उनके सामाजिक कार्यों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाबा सचमुच रियल लाइफ हीरो हैं।
बाबा हरनारायण जी, आप दहेज के खिलाफ जो काम कर रहे हैं हम सब आपके साथ है और ये एक बहुत ही नेक काम है जो आप कर रहे हैं। ये जन कल्याण के लिए आप कर रहे हैं एंड आई थिंक ऐसे काम के लिए आप कभी भी जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम आएंगे। महिलाओं पर अत्याचार और दहेज जैसी कुप्रथा समाज से खत्म होनी चाहिए। आइए हम बाबा हरनारायण के इस आंदोलन से जुड़े और एक स्वस्थ समाज की स्थापना करें। समाज में नारी पे जो अत्याचार हो रहे हैं, दहेज को लेकर नारियां जलाई जा रही हैं, तो कार्तिक भाई ने इसमें लेके एक बहुत बढ़िया गाना बनाया है और मुझे उस गाने के बोल लिखने का मौका दिया है। तो ये बहुत बढ़िया गाना बना है और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि समाज और सभ्यता दोनों की रचना और निर्माण नारी के बिना असंभव है। अगर हम आने वाली हमारी पीढ़ियों को बेहतर समाज, बेहतर सभ्यता देना चाहते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले वक्त में नारी का सम्मान हो, उसकी रक्षा हो। चुनर मोर पिया नदी थी मैं मैली कर लाई। ओ चाहे लख लख कोशिश कर ले, एक दिन सबको जाना। चाहे कितनी झोलियां भर ले, सब अथे रह जाना। कैसा कलयुग, कैसा सितम है, अन्यायों से आंखें नम है। नारी दहेज की बेदी पे जलती, कितनी अबलाएं हैं सिसकती। तो इंसान को यूं ना सता, तू भी तो इंसान है। तू इंसान को यूं न सता, तू भी तो इंसान है। ममता है वो, करुणा है वो, तपती डगर में छाया है वो। नारी से जन्मा संसार ये, नारी ही रचना का सार है। कहत कबीरा सुन भई साधो, क्यों खुद पे इतराए। इंसान के तू काम न आया, क्यों खुद पे भरमाए। रे बंदिया वे ले ले दुआ, इंसान में बसता खुदा। रे बंदिया वे ले ले दुआ, इंसान में बसता खुदा। कुमकुम लगाए पैरों में वो, लक्ष्मी तेरे घर आई थी। तेरा हर पल रोशन था, खुशियों की शहनाई थी। आंचल में उसके तो तेरी सतरंगी तस्वीरें थी। मेहंदी के रंगों में लिपटी तेरी ही तकदीरें थी। रे बंदिया वे ले ले दुआ, इंसान में बसता खुदा। मैं आह्वान करता हूँ आप सभी कि आइए इस मुहिम में हम इन सभी का साथ दें, अपना तन मन धन और अपनी आत्मा से साथ दें। He is doing a very noble cause. Yes, it feels it is something which is very true. बाबा हरनारायण जी जो ये प्रयास इतने वर्षों से कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोग मिलकर साथ दीजिए। बाबा हरनारायण हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय हिंद।